वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम अपनी शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट द स्ट्रेस इज आवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। तो वो क्या कहना चाहते हैं? स्टेटमेंट कहता है कि हमारे दुख का कारण कोई विचार होता है। देखिए, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मैं न्यूज़ चैनल खोलता हूं और मैं उसमें खबर देखता हूं कि रोहित सरदाना जी नहीं रहे, और मैं उन्हें बहुत पसंद करता था एज ए एंकर, और काफ़ी बड़ा उनका फ़ैन था, और मैं काफ़ी मन से दुखी हुआ उनके लिए। और वो ही नहीं, मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स, मेरी मौसी जी एक्सपायर हो गई, और मैं बता नहीं सकता कि अपने हृदय की वेदना को। और जिसको भी देखता हूँ मन द्रवित होता है। तो ये एक वो विचार है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। ये वो विचार है जो मुझे बहुत दुख देता है और मैं बहुत डिप्रेस होता हूँ, और तभी मैं एक नया विचार लेकर आता हूँ और उसके ऊपर एक नया विचार लेकर आता हूँ कि नहीं, जब तक जीवन है तब तक ये स्ट्रगल करना है। और इस जीवन का मतलब है कि मैं अगर अपने लिए और अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो उस प्रयास को जारी रखना है। तो इसी विचार के साथ कि एक विचार को हमें दमन करना है, कैसे? एक दूसरे विचार को जनरेट करके, दूसरे विचार को पहले विचार के ऊपर प्रभावी कर देना है, जिससे कि पहला विचार दब जाए। आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं। ये वो समय है जब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब अपना ध्यान रखें, घरों से बाहर मत निकलें। चलिए शुरू करते हैं इस थॉट के साथ। 30 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, जिसे ILO सेलिब्रेट करता है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही एक दूसरा दिवस मनाया जाता है जिसको अस्थमा दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चेक गणराज्य में 2014 में होने वाले उनके एक आयुध डिपो में जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच के दौरान किस देश को उसका दोषी पाया गया? तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर है रशिया, रूस इसका उत्तर है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस राज्य ने अभी ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ समझौता किया है? तो ये देश कौन सा है? ये असम है। असम कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चेक रिपब्लिक के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में। अब डिटेल क्या है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो चेक रिपब्लिक है उसने एक्सपेल कर दिया। देखिए, बड़ी हेडिंग है कि चेक रिपब्लिक एक्सपेल्स द 18 रशियन एम्बेसी स्टाफ ओवर 2014 ब्लास्ट। तो 2014 में जो ब्लास्ट हुआ था उनके एक ऑर्डिनेंस डिपो में, तो उसकी जब रिसर्च चल रही थी, उसके बारे में जब खोज चल रही थी कि इसके पीछे कौन है, तो उन खोजों में ये देखा गया कि जो वहाँ के एम्बेसी मेंबर्स हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, रशिया के। और इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 18 रशियन एम्बेसी मेंबर्स को कि भाई आप ये जो है ये प्लेस छोड़ दीजिए, हमारा प्लेस छोड़ दीजिए 48 आवर्स के अंदर। तो उनकी देखा देखी और देशों ने भी, उनकी इस बात को देखते हुए और देशों ने भी अपने यहाँ से जो आपका रशियन एम्बेसी के लोग हैं उन्हें कह दिया है कि भाई ऐसा है, आप यहाँ से आप लोग चले जाइए, आप लोगों के राजनयिकों को हम भेज रहे हैं। जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में रशिया ने भी इन देशों के राजनयिकों को अपने देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया है। अब मैं थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर को स्टडी करता हूं, आपको शायद बातें समझ आएंगी कि ये क्या बात है। ये बात है, ये क्रीमिया के एनेक्सेशन से संबंधित है। क्रीमिया, जैसा आप जानते हैं कि काला सागर क्षेत्र में पड़ता है क्रीमिया, और ये जो क्रीमिया है इसे हाल ही में रशिया ने क्या किया था? इसका अधिग्रहण कर लिया था, मतलब इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब जब उसने कब्जा किया था
तो कब्जा किया, मतलब ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेरा दिल तो कर रहा है इसके ऊपर 2 घंटे बैठ करके बोलूं, लेकिन ना तो मेरे पास इतनी ऊर्जा है और ना ही आप लोगों के पास शायद इतना समय होगा कि 2 घंटे दे पाओ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेकिन फिर भी बताऊंगा इसके बारे में कि जो काला सागर रीजन है, वो काला सागर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक तौर पर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो देश हैं उनका व्यापार इस काला सागर के माध्यम से होता है। और यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए अभी काला सागर एरिया में रशिया ने कुछ एरिया को क्या किया है, ब्लॉक भी किया है, जिसके चलते यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि भाई ये जो नीति अपना रहा है रशिया, तो उसका जो कारण है वो बहुत कोई गहरा कारण है, और ऐसे करके कुछ उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी था। पर मैं वो एक अलग खबर है, एक लंबी बात हो जाएगी। आप क्रीमिया पर आते हैं। जब क्रीमिया को उसने एनेक्स्ड किया, और क्रीमिया आप जानते हैं कि वहाँ पर उसके सारा बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है रशिया का, क्योंकि वो यूक्रेन को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उसका मानना ये है कि ये पूरा क्षेत्र ये उसकी विरासत है, क्योंकि यूएसएसआर आप जानते हो जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ का जो रीजन है उसको तोड़ने के लिए वो किसको दोषी मानता है, वो दोषी मानता है अमेरिका को। और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि आपका जो यूएसएसआर ब्रेक हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका को वो दोषी मानता है। तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं इतना डिटेल नहीं जानने वाला हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ चेक गणराज्य के बारे में। तो क्रीमिया को जब कंट्रोल किया था रशिया ने, तो उसके विरोध में स्वर आए थे। कहां से? यूरोप से। यूरोप से स्वर आए और यूरोप के कंट्रीज ने उसकी आलोचना की कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये 1945 के बाद ऐसी घटना है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब रशिया ने क्या किया? रशिया ने क्या किया, अपने लेवल पे छोटे मोटे इस तरह के ब्लास्ट करा दिए कि भाई जो भी बोलेगा उसको जवाब में चुपके से ये काम कर दिया। ऐसा मानना है किसका? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मानना है चेक गणराज्य का। ठीक है, तो मेरी जो भी बातें हैं वो न्यूज़पेपर पर बेस्ड हैं। द चेक रिपब्लिक इज एक्सपेलिंग 18 रशियन डिप्लोमेट्स ओवर द alleged link to an ammunition depot explosion in 2014. The Prime Minister, the Andrej Babis, said Saturday they have been given 48 hours to leave the country. Why Czech is expelling the Russian diplomat? Question तो राइज होता है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? On October 16, 2014, there was a blast at a warehouse containing 58 tons of ammunition near the eastern Czech village of Verbetic. It was followed months later by another big explosion at a nearby warehouse with the 98 tons of the ammunition. The explosion led to the used material damage and posed serious threat to the lives of many local people. But above all, it killed 2 citizens. So the baby said Czech authorities had clear evidence linking GRU, Russian intelligence agency officers from the unit 29155 to the blast after receiving the information on Friday. तो बेसिकली वो पक्के प्रूफ के साथ ये कह रहे हैं कि रशिया इसके पीछे था, और इस कारण से उसने क्या किया, रशिया को कहा कि भाई वो उसके जो राजनयिक हैं वो देश छोड़ दें। तो ये खबर इसी महीने की है और ये एक विवाद का विषय चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर है, जिसलिए मैंने इसको शामिल किया। चलिए, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहे हैं आईआर के पेपर में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक को आप गौर से देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी प्राग है। आप इसके आसपास के देशों को भी देखें जिससे कि आपके माइंड में एक मैप बन जाए। ये पोलैंड है जो नॉर्दर्न पट्टी में पड़ रहा है, ये स्लोवाकिया है, ये आपका ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी हंगरी, वियना, ये सुना होगा आपने। ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी पृष्ठभूमि ड्यूक फर्डिनेंड
के बारे में आपने सुना होगा, चलिए मैं उतना डिटेल नहीं जाता हूँ। तो ये सब आप देख रहे हैं कि जर्मनी और ये सब इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका चेक रिपब्लिक, ये माइंड में आपके एक मैप बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने ग्रीन इनिशिएटिव या हरित पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाले कौन है? ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब की इस पहल के तहत 200 मिलियन हेक्टेयर से 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर 40 बिलियन पौधे उगाकर उस रेगिस्तानी क्षेत्र को वो हरा भरा करने की एक महत्वाकांक्षी योजना चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द ग्रीन एरा, इसको छोड़िए, यहां से देखिए। टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चैलेंज, सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च द सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, यानी वो लीड कर रहे हैं। One of the lessons learned from the ongoing COVID-19 pandemic is the need of the collective action among the members of the international community। देखिए अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ आपको पढ़ाया था कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई मैं भी इस मुहिम का हिस्सा हूँ। जब बाइडेन ने बात की थी क्लाइमेट के बारे में, और क्लाइमेट के बारे में बात करने के बाद सऊदी अरब ने भी अपना पक्ष रखा था कि भाई हम भी तैयार हैं, अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम रिड्यूस करेंगे और कहीं ना कहीं हम जीरो कार्बन एमिशन पर आएंगे। और मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, कि जीरो कार्बन एमिशन से मतलब क्या है कि यानी आप जितना एनर्जी के लिए, मतलब जितना आप उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन के लिए आपने कार्बन का एमिशन किया, तो जितना आपने एमिशन किया उतना आप क्या करें, कंज्यूम करने के लिए क्या करें, प्लांट उगा लें। तो उसको प्लांट जो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लांट लगा देंगे जिससे कि जो भी प्रोडक्शन उनका होगा उसको किससे चेंज कर दिया जाएगा, किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पता होगा भी हाल ही की एक रिपोर्ट थी कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल नहीं बचा है। तो जब फॉसिल फ्यूल बचा ही नहीं है तो आपको पता है इनकी इकोनॉमी किस पर बेस करती है, भाई जो आपकी अरब कंट्रीज़ हैं, और सऊदी अरब तो बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है, मैंने आपको बताया था। तो अब जब इनके पास वो ऑयल नहीं रहेगा तो उस वक्त ये मतलब अपनी इकोनॉमी को कैसे सस्टेन करेंगे। तो अब इन्होंने उसके लिए दूसरे विकल्प ढूंढ लिए हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि अभी थोड़े दिन पहले यूएई का न्यूज़ आपने पढ़ा था कि वो जो बार कहा न्यूक्लियर प्लांट है वो उन्होंने लगाया। साथ ही अब वो दूसरे विकल्पों की तरफ भी सोच रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में। जैसे ये बात हुई आपकी कि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर प्लांट लगा दिए जाएंगे जिससे कि वो जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन को नलीफाई किया जा सके। तो ये है खबर कहाँ से, सऊदी अरेबिया से। अब यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना बाद में आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्बिशन अलोन कैन नॉट अटेन गोल्स, सिर्फ महत्वाकांक्षा से आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। देखिए हाँ, एक बात मैं बता दूं, जो हिंदी माध्यम के हमारे छात्र हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी 2 लोगों का मुझे कॉल आया था कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाने लगे। भाई मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं विशुद्ध हिंदी में विशुद्ध इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ही लोग कहते हैं फिर कि आप सर बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, आप बहुत ही शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाई मैं इंग्लिश बोलूँगा मैं हिंदी और इंग्लिश मिला करके बोलूँगा, लेकिन मेरा मोटिव आपको समझाना है और मेरी कोशिश ये है कि जो मैं पढ़ पाता हूँ, जो जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए देखते हैं। एम्बिशन अलोन कैन नॉट अटेन द गोल्स, सिर्फ महत्वाकांक्षा से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। गुड रिजल्ट्स डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू एक्ट, जब तक कि हम उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, यानी अपनी सोच को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट डिफाइन द 2 रिसेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये पूरा नाम है इनका, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू कॉम्बैट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, the Saudi Green Initiative and the Middle East Green Initiative. In fact, one of the main pillars of the Saudi G20 presidency
वॉज टू सेफ गार्ड द प्लेनेट। हाँ, आपको ये बता दूं कि वो G20 को हेड कर रहे हैं, और हेड कर रहे हैं तो उन्होंने अध्यक्षता को निभाने में भी कोई कमी नहीं की। वो बहुत जिम्मेदारी भरे कदम उठा रहे हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। तो क्या कहा उन्होंने? द साउदी लीडरशिप of the summit highlighted how climate change had negatively impacted the planet, the people's lives, and their well-being. The G20 introduced initiatives like establishing a global coral reef research and development accelerator platform to डेवलपमेंट इन सपोर्ट ऑफ द कोरल रीफ सर्वाइवल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कदम रहा। और अब ये ग्रीन इनिशिएटिव की बात कही, तो ये है बात, ये एक मुख्य खबर है। तो आप ध्यान रखें, वो एरिया जो बंजर था या रेगिस्तानी इलाका था, उसके अंदर हरियाली लाने का काम जो सऊदी प्रिंस हैं सलमान बिन अल अब्दुल अजीज, तो वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी योजना है। किस देश ने ग्रीन इनिशिएटिव बता चुका हूं। आदित्य सपोर्ट सेल क्या है? आदित्य सपोर्ट सेल, तो ये है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी एक प्लेस पड़ता है। हल्द्वानी में इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी ARIIS जो है, उनका ये एक जॉइंट वेंचर है, ये समझ सकते हैं, या उनका एक संयुक्त प्रयास है। तो इसमें क्या होगा? ये सपोर्ट सेल भारत के लिए पहला सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले डेटा को सुलभ बनाने के लिए एक कम्युनिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। तो कम्युनिटी सेंटर से मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये कि भाई जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फॉरेनर्स भी हैं, कोई भी हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको सारा डेटा मिलेगा। मतलब जितना भी आपका ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी हमारे मिशन के द्वारा प्राप्त होने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, तो उन इंफॉर्मेशंस को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। और जो खगोलविद हो गए या छात्र हो गए या परीक्षा में तैयारी करने वाले बच्चे हो गए, कोई भी हो, इंजीनियर्स हो, वो सब इसका इस्तेमाल एक ऑनलाइन मंच के रूप में, ई कार्यशाला के रूप में कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शामिल किया गया। कृति करंत। कृति करंत जो हैं उन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। ये बेंगलोर बेस्ड एक सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी की जो मुख्य समीक्षक हैं। और ये पुरस्कार कौन देता है? इसको देने वाले हैं वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, इसको देता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये द इकोनॉमिक टाइम्स में मुख्य पृष्ठ पर हैं शायद। कृति करंत बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। चलिए, डिटेल और दी जा सकती है, बट टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। BRO के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है वैशाली S हिवासे। कौन बनी है? वैशाली S हिवासे। द हिंदू का खबर है, BRO अपॉइंट द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फॉर रोड प्रोजेक्ट अलोंग द बॉर्डर विद चाइना। आपको पता होगा चाइना के साथ BRO जो है उसका बड़ा जिम्मेदारी भरा कार्य है। चाइनीज़ जो है, आपको पता ही है कि अपने बॉर्डर पे कुछ बनाने नहीं देते। अभी आपने देखा ही है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहा प्रोंगयांग पे और डोकलाम और बहुत सारे प्लेसेस हैं ऐसे जहाँ पे काफ़ी आपस में तनातनी रही। तो वहाँ पर हमारी जो महिला, पहली महिला ऑफिसर नियुक्त की गई हैं BRO में, कौन है? इनका नाम है, अभी आपको बताया, वैशाली हिवासे। तो वैशाली हिवासे कहाँ से हैं? वर्धा से हैं, महाराष्ट्र में। विल डिस्चार्ज फ्रॉम हर ड्यूटीज़, प्रीवियस ड्यूटीज़ इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। In the first, the Border Road Organization BRO has appointed a woman officer to command a road construction company RCC, tasked to provide connectivity in a high altitude area along the India-China border। तो ये एक मुख्य खबर है, द हिंदू ने कवर किया है इसको। ये आप देख सकते हैं, वैशाली S हिवासे हैं।
अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th जनरेशन की जो पाइथन 5 AAM यानी एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करने वाली, इनका एक और वर्जन है, लेकिन अभी जो जिक्र हो रहा है उसी पर बात करते हैं। AAM यानी एयर टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद किस एयरक्राफ्ट में उसको जोड़ा गया, मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें है क्या कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इजराइल है, तो इजराइल की एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, शफीर, और उसको भारत ने अपने तेजस में फिट किया है और इसका परीक्षण अभी हाल में करके देखा गया और हाल ही में जो इसका परीक्षण हुआ वो सफल रहा और उसके बाद मतलब ये काफ़ी अच्छा माना गया है। और यूँ माना गया है क्योंकि ये अच्छा है भाई, अब हमारी जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई है। हमारी मारक क्षमता बढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है चाइना और पाकिस्तान वो मिलकर भी ऐसे सेम चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक हमारे हाथ लगी है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आपका पाइथन 5 है, जिसे मैंने कहा शफीर नाम रहा है इसका इजराइल में, इसने 2006 में लेबनान युद्ध में हुआ क्या था कि जो आपका ईरान बेस्ड अनमैन्ड वो व्हीकल्स थे, कैरियर्स थे, तो उनको मार गिराया था। और इसमें वो बड़ा चौंकाने वाली चीज़ थी क्योंकि जहां वो उसे मतलब अजय मानकर चल रहे थे, तो 2006 में इन्होंने लेबनानी आर्मी के ऊपर जब हमला किया तो उसको मार गिराया। तो 2006 में इन लोगों ने इसको टेस्ट किया था। अब उसके बाद इंडिया में इसको टेस्ट कहाँ किया गया, गोवा में। गोवा में इसको टेस्ट किया गया तो उसको पाया गया ये ओके है और ये अपने लक्ष्य के बियॉन्ड, मतलब जो इसका दिखाई देता है, जो विजुअल रेंज है उसके बियॉन्ड जाकर के हमला करने में इसकी कैपेबिलिटी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये इंफ्रारेड होमिंग पर काम करता है। इंफ्रारेड होमिंग क्या होता है, ये होता है कि जैसे इसके सामने जो टारगेट है वो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हवा में इसको अगर जो वो ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कि एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट जब चल रहा है तो बट ऑब्वियस से वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको पता होगा इंफ्रारेड रेज के बारे में, वो कहाँ से निकलती हैं, वो तप्त चीज़ से, हॉट ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। तो बट ऑब्वियस है कि उस हीट को वो पहचान लेता है और हीट को पहचान करके वो उस टारगेट को हिट करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एक अस्त्र हमें मिला है। ठीक है, इससे पहले कौन से हम मिसाइल इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम इसके लिए K100 और अस्त्र के नाम से जो मिसाइल हैं वो इस रूप में प्रयोग कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं इसको डेवलप करने वाले कौन हैं, इसको डेवलप करने वाले हैं राफेल एडवांस सिस्टम, जो कहाँ की कंपनी है, इजराइल की कंपनी है। और मेरे हिसाब से इतनी जानकारी काफ़ी होगी 5th जनरेशन पाइथन के बारे में, लेकिन अगर आप और चाहें तो मैंने पूरा डिटेल रखा हुआ है। द LCA तेजस एड्स 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल टू इट्स वेपन कैपेबिलिटी, ये आप देख सकते हैं। टेस्ट फायरिंग वैलिडेटेड परफॉर्मिंग अंडर द एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिनेरियो सेड DRDO, क्योंकि उसको चेक कर लिया गया है हाई एल्टीट्यूड पर भी, विषम परिस्थितियों के लिए, और जैसे आपका कम से कम टेम्परेचर पर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो ये चेक किया गया, तो ये माना गया इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एडेड द 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल AAM to its air-to-air weapon capability after the successful trials. The Defense Research and Development Organization DRDO said on Wednesday trials were also aimed to validate enhanced capability of already integrated, thereby the Beyond Visual Range BVR AAM on Tejas. The test firing at Goa completed a series of missile trials to validate its performance under the extremely challenging conditions. Getting my point, जो मैंने बताया वही सब लिखा है, और पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको मैं नहीं बताने वाला। चलिए, ये सब डिटेल हैं, आप पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। अगला है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने इस महीने के वो शामिल किए हैं जो मैं शामिल नहीं कर पाया, और अभी भी बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं। असमिया व्यंजन द गारमेंट एंड अनएक्सप्लोर्ड
वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? ये किया था टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, यानी पर्यटन मंत्रालय ने। मध्य प्रदेश में सार्थक एजुविजन नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? बट ऑब्वियस मध्य प्रदेश है, तो ये वहाँ की राजधानी यानी भोपाल में हुआ था। मेलाथियन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये भी। मेलाथियन है क्या? मेलाथियन एक कीटनाशक पदार्थ है। मेलाथियन क्या है? एक कीटनाशक पदार्थ है, यानी पेस्टिसाइड है, जिसे भारत ने ईरान को लोकस्ट अटैक से बचाने के लिए दिया था मतलब, सॉरी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैं बता देता हूं कि भारत ने ईरान को लोकस्ट अटैक से बचाने के लिए तकरीबन 20,000 लीटर कीटनाशक भेजा था। हुआ क्या था, 2020 में पिछले 25 सालों का सबसे खतरनाक लोकस्ट अटैक हुआ, और इसको देखते हुए भारत ने क्या किया था? मेलाथियन भेजा था। कितना भेजा था? 20,000 लीटर। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट खबर है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू किया? तो मई 2020 में किस केंद्र शासित राज्य ने नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल लागू किया था? तो ये जम्मू और कश्मीर में यह रूल 18 मई 2020 को लागू किया गया, और इसका उद्देश्य स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र PRC, यानी कि आपका ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया था? इंपॉर्टेंट खबर थी, पुरानी खबर है बट मैंने शामिल किया। उत्तर प्रदेश में 28 मई 2020 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इस विकास की घोषणा की गई, और सड़क के दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ लगाए गए, जिनके लिए PWD द्वारा इन सड़कों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब, जिसका नाम वल्लार पदम है, टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई, और यह टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोचीन में है। कोचीन कहाँ है? केरला में। ट्रांसशिपमेंट हब से संबंधित चुनौतियों के लिए एक रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे, क्योंकि यह टर्मिनल विकास मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो इसको डेवलप किया गया। इस टर्मिनल का जो लक्ष्य है, इसका जो पहला चरण था वो कौन सा था? इसका पहला चरण था जो फरवरी 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता दूं कि इसके जो समीक्षक हैं वो मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, जो राज्य मंत्री हैं पोत परिवहन मंत्रालय के। ठीक है, और मानदंड में देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता और भारत के आंतरिक बाजारों से जुड़ाव, बड़े जहाज़ों के प्रबंधन की क्षमता, वैश्विक स्तर पर संपर्क क्षमता, इस सब के लिए इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य। तो इसके जो मुख्यमंत्री साहब कौन है? मोहन लाल खट्टर हैं। और अगला प्रश्न आता है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीमा अवसंरचना के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो ये समिति है DB शेखर समिति। इस समिति में कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य। गठन कब हुआ था इसका? 2016 में इसका गठन हुआ था। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इसको क्यों गठित किया गया। जो रक्षा खर्च होता है, रक्षा खर्च के पुनर्संतुलन और सशस्त्र बलों की जो लड़ाकू क्षमता है, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, और साथ ही साथ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है उसके पुनर्गठन के लिए जो सिफारिशें हैं उन सबको प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया गया। अब इसकी इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। इसकी इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन के लिए हमने क्या किया? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी EPC मोड को अपनाना अनिवार्य किया। साथ ही सड़कों के निर्माण में तेजी लाई गई। और क्या किया गया? और किया गया कि घरेलू और विदेशी खरीद के लिए बॉर्डर रोड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उसका 7.5 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ किया गया। और साथ ही में जो भूमि अधिग्रहण है और वन और पर्यावरण की जो वैधानिक स्वीकृति है, उसकी विस्तृत योजना DPR को मंजूरी देना इसका हिस्सा बनाया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई विकास आउटलुक
2020 को कौन जारी करता है? तो इसे जारी कौन करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। और एडीबी जो है उसने इस रिपोर्ट को 2021 में जारी किया। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? उसने कहा कि जो भारत की चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था में 11% तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई। साथ ही अगले वर्ष 7% के जीडीपी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, इस बात की भी उम्मीद जताई गई। ये आप देख सकते हैं, ये एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले प्रश्न पर आते हैं, विमला कपूर कौन है और किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपकी विमला कपूर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार में जो एक्सपेंडिचर आपके फिनेंस सेक्रेटरी चुने गए हैं, क्या नाम है उनका? वो है टीवी सोमनाथन जी। तो ये खबर आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन डेजिग्नेटेड द फाइनेंस सेक्रेटरी। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डेजिग्नेटिंग सोमनाथन सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, द ऑर्डर सेट। आप समझ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने अंतरिक्ष में कचरे के निपटान के लिए एक रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? ये करने वाला कौन है? चाइना। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, देखिए द हिंदू की खबर है ये। चाइना लॉन्चेस द रोबोट प्रोटोटाइप कैपेबल ऑफ कैचिंग द स्पेस डेब्रिस विद नेट। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे देशों ने अपने सैटेलाइट भेजे हुए हैं, लेकिन है क्या, ये सैटेलाइट क्या होते हैं, इनका कुछ ड्यूरेशन होता है और उस ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, उस ड्यूरेशन के बाद वो हो जाते हैं वेस्ट, यानी एक तरह से कचरा। तो अब क्या है, ऐसा कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद है, जिसे डेब्रिस की संज्ञा दी गई। अब इस डेब्रिस को हटाने के लिए कौन जाने वाला है? चाइना। चाइना जाना चाहता है और चाइना जा रहा है, मतलब लॉन्च ही कर दिया उन्होंने रोबोट प्रोटोटाइप। तो ये कितना अच्छा कार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। अब अमेरिका इसका विरोध कर क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका का मानना ये है कि भाई ये चाइना, मतलब वो इसकी इंटेंशन को लेकर शक कर रहा है। वो कहता है कि चाइना सिर्फ वहाँ पर डेब्रिस को साफ़ नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वहाँ मौजूद जो एस्टेरॉयड्स हैं, उन एस्टेरॉयड्स में जो मौजूद मिनरल्स हैं, जो बेशकीमती मिनरल्स वहाँ हो सकते हैं, शायद वो उन मिनरल्स को अब इस्तेमाल करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। अब सेम चीज़ शायद अमेरिका चाहता है, तो इसलिए अब एक जैसी मानसिकता के लोग एक दूसरे की मानसिकता को आसानी से समझ लेते हैं। तो इसलिए उम्मीद यही है कि अमेरिका की इंटेंशन भी सेम रही होगी, तो उसने उसका विरोध किया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वरुण 2021 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला वरुण नौसेना युद्धाभ्यास अरब सागर में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच हुआ। और इसमें INS तरकश, INS तलवार, INS कोलकाता और INS दीपक शामिल हुए। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। लेकिन फ्रांस की तरफ से भी तो कोई शामिल हुआ। तो इंडिया फ्रांस बिगिन द एनुअल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा, ये मिंट ने खबर जो है वो दी है। द न्यूक्लियर पावर्ड चार्ल्स डी गोल with a displacement capacity of 42,500 tons carries a crew of 1,200, 15.4% of whom are women। कहने का मतलब ये कि फ्रांस की तरफ से एक आपका न्यूक्लियर पावर्ड, जिसमें कि न्यूक्लियर क्षमता के साथ डी गॉल जो है, चार्ल्स डी गॉल वहाँ पर मौजूद है, जिसकी विस्थापन क्षमता 42,500 टन है। वो 1200 मेंबर्स के साथ है। उनके क्रू मेंबर्स कितने हैं? 1200 हैं, जिसमें से 15.4% महिलाएं हैं। तो इस खबर के साथ आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि एंड एन एयर विंग कंसिस्टिंग ऑफ 20 राफेल मरीन जेट्स, 2 E-2C Hawk aircrafts and the several helicopters at 75-meter deck with catapult launching enables the launch of Rafale marine jet in less than 3 seconds every 30 seconds. The French embassy statement said the joint exercise will comprise
various drills across the spectrum of maritime operations, with the goal of fostering interoperability and mutual learning between the two navies, reinforcing their capability for joint action in a strategic area. In this respect, the exercise underscores the shared interest and commitment of both nations in promoting the maritime security in Indo-Pacific. It bears the testimony to the vitality of the strategies partnership between the France and India, which to be continued being the strengthened despite the बहुत लंबी एक खबर है, पर एसेंस आप जान लीजिए। ये जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। किसके खिलाफ? अपने अपोजिट पार्टी के खिलाफ। यानी ये कोशिशें होती हैं ऐसे क्षेत्र में एक अभ्यास करने की कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो मित्र देशों के साथ शामिल होकर जो दोस्त कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल कर के अपने शत्रु पार्टी का मुकाबला कर सकें। और साथ ही साथ एक तरीका है दूसरे की रणनीतियों को सीखने का, जो आप समझ सकते हैं हर नेवल पावर हो चाहे आर्मी की पावर हो, हर एक की अपनी एक वीकनेस और अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो इन एक्सरसाइज को करने का उद्देश्य यही होता है कि दूसरे लोगों से सीखा जाए और जो आपका परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किस तरह से काम करना है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो दोस्ताना और रंजिश दोनों के दौरान जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसको किया जाता है। चलिए खैर, अब और आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी लंबा है, आप पढ़ सकते हैं। त्यान्हे या हार्मनी ऑफ द हेवेंस किस देश से संबंधित है? देखिए, चाइना की बात है। चीन क्या कर रहा है? चीन की बात है कि वो स्पेस स्टेशन बना रहा है, अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक बनाने की उसकी बात है। और उसका मानना ये है कि ये बहुत ज़रूरी काम है और ये मैं करके रहूँगा। यानी कुल मिला के वो सिर्फ धरती पर ही नहीं, यानी पृथ्वी पर ही नहीं, स्पेस में भी अपनी पावर को बताना चाहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने मर्चेंट स्टेक की घोषणा की है? तो ये करने वाले कौन हैं? ICICI कंपनी है, जो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। इसने अपनी व्यापक डिजिटल सेवाओं का जो एक समूह है वो विशेष खुदरा यानी जो रिटेल व्यापारी होती हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिविंग माउंटेन। ये पुस्तक किसने लिखी? इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, अमिताभ घोष ने इसको लिखा है। तो इसी के साथ आपका बहुत आभार, आपने मुझे सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। प्लीज सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज एंड शेयर विद योर नियर डियर। और बिल्कुल घबराएं नहीं, अपना ध्यान रखें, बी सेफ एंड हेल्थ।